डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एथिक्स के बारे में बात करूंगा। अर्थात नीति शास्त्र का स्वरूप और विषय क्षेत्र तथा नीति शास्त्र के विभिन्न आयाम या डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स शब्द के लिए मॉरल फिलॉसफी शब्द भी प्रचलित है। एथिक्स शब्द लैटिन भाषा के ईथॉस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है परंपरा, रीति रिवाज, कस्टम्स। इसी तरीके से मॉरल फिलॉसफी मोर शब्द से निश्चित हुआ है, जिसका अर्थ होता है परंपरा। इस प्रकार एथिक्स और मॉरल फिलॉसफी दोनों ही परंपरा और रीति रिवाज की ओर इंगित करते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि प्राचीन काल में परंपराओं के आधार पर ही नियम बनते थे। जो भी समाज में रीति रिवाज प्रचलित थे, उन्हीं के अनुकूल कर्म करना नैतिक माना जाता था, और उन प्रतिमानों के विपरीत जो कर्म किया जाता था उसे हम लोग अनैतिक कहा करते थे। कालांतर में जब नियामक नीति शास्त्र का विकास हुआ, जिसको कि हम लोग नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं, तो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नैतिक नियमों का विकास हुआ। हिंदी में नीति शास्त्र को आचरण शास्त्र या आचरण विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि नीति शास्त्र के अंतर्गत परंपरागत रूप से मानव आचरण का अध्ययन किया जाता है या मानव आचरण का मूल्यांकन किया जाता है। नीति शास्त्र के जो नियम हैं वे प्रारंभ में परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर ही स्थापित हुए थे। सबसे पहले हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि नीति शास्त्र केवल ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। मानव के कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक उसके ऐच्छिक कर्म और दूसरे अनैच्छिक कर्म। एक को वॉलंटरी एक्शंस और दूसरे को इनवॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। ऐसे कार्य जो दबाव में किए जाते हैं, भयवश किए जाते हैं, परिस्थितियों का दास होने के कारण किए जाते हैं, उन्हें अनैच्छिक कर्म या इनवॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। नीति शास्त्र ऐसे अनैच्छिक कर्मों के बारे में नैतिक निर्णय नहीं देता है, क्योंकि हम उनके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। नीति शास्त्र मानव आचरण का मूल्यांकन करते समय हमारे ऐच्छिक कर्मों का ही मूल्यांकन करता है, क्योंकि ऐसे कर्म हमारे स्वतंत्र इच्छा के परिणाम हैं। इस तरह से देखा जाए तो परंपरागत रूप से नीति शास्त्र का विषय क्षेत्र मानव का कर्म क्षेत्र है, मानव का आचरण है, मानव का व्यवहार है। और नियामक विज्ञान होने के कारण नीति शास्त्र हमेशा चाहिए पर बल देता है, आदर्शों और मूल्यों और सिद्धांतों पर बल देता है। हम कैसा आचरण करते हैं इसकी बजाय हमें कैसा आचरण करना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, या हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, जैसे कि हम एक नैतिक व्यक्ति बन सकें, हमारे कर्म नैतिक हो सकें और हम एक नैतिक व्यक्ति कहलाएं, सद्गुणी व्यक्ति कहलाएं। दूसरी बात यह है कि जब हम नीति शास्त्र के अंतर्गत मानव के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, तो उस समय हमारे सामने अनेक प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले हम इस विषय पर विचार करते हैं कि हमने जो कर्म किया है उसका अभिप्राय क्या था, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, किस इरादे से हमने कोई कर्म किया है। दूसरी बात, हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कर्म का संपादन करते समय किन साधनों का प्रयोग किया गया है। हम उचित और शुभ साधनों के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहे हैं, या हम
इन केन प्रकारेण अनैतिक साधनों का प्रयोग करते हुए, अशुभ साधनों का प्रयोग करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारे कर्म का उद्देश्य भी नैतिक और शुभ होना चाहिए। हम जिन साधनों का प्रयोग करें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वे भी शुभ और नैतिक होने चाहिए। तीसरी बात जो विचारणीय है वो है नैतिक परिस्थिति का। अनेक बार ऐसा होता है कि ऐसी नैतिक परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है जिनमें हमारे सामने केवल एक ही विकल्प बचता है, और अगर अब एक ही विकल्प बच रहा है तो हम उसी विकल्प का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि अन्य कोई विकल्प हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। और इसलिए जो नैतिक परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे कर्मों का मूल्यांकन किया जाएगा और उस पर नैतिक निर्णय दिया जाएगा। कोई भी निर्णय देने के लिए हमारे सामने कुछ प्रतिमान होने चाहिए, कुछ नियम, कसौटियाँ और मापदंड होने चाहिए जिनके आधार पर हम मानवीय कर्मों का मूल्यांकन कर सकें और यह नैतिक निर्णय दे सकें कि हमारे कर्म उचित हैं या अनुचित हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं। मुख्य रूप से मानवीय कर्मों का मूल्यांकन करते समय अगर नियमों के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है तो हमारे कर्मों को उचित या अनुचित कहा जाता है। इसी प्रकार नैतिक निर्णय देते समय परिणाम के बारे में भी विचार किया जाता है, और यदि परिणाम को ध्यान में रखते हुए नैतिक निर्णय दिया जा रहा है तो शुभ और अशुभ की शब्दावली में दिया जाता है। अगर हम उचित और अनुचित शब्दों को देखें तो उचित शब्द का अंग्रेजी समानार्थक राइट शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के रेक्टस शब्द से निकला हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है अकॉर्डिंग टू रूल, नियमों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों के अनुरूप या नियमों के अनुरूप। जब हम गुड शब्द या शुभ शब्द का विश्लेषण करते हैं तो गुड शब्द जर्मन भाषा के गुड शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुभ परिणाम, अनुकूल परिणाम। यदि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शुभ है तो उसे शुभ कहा जाता है, और अगर हमारे कर्मों का परिणाम अनुकूल है, मनोनुकूल है, तो उसे शुभ कहा जाएगा, और यदि प्रतिकूल है तो उसे अशुभ कहा जाएगा। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि हम किन मापदंडों के आधार पर नैतिक निर्णय दें। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मानव के केवल ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है, अनैच्छिक कर्मों के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि जो कर्म हमारे स्वतंत्र इच्छा के परिणाम हैं उन्हीं के संबंध में नैतिक निर्णय दिया जाता है। यहाँ पर हम नैतिकता की पूर्व मान्यताओं का उल्लेख करना प्रासंगिक समझते हैं। जिन परिस्थितियों में ही, जिन पूर्व मान्यताओं को स्वीकार करके ही हम नैतिक निर्णय दे सकते हैं या नैतिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और कांट ने, महान जर्मन दार्शनिक कांट, जो बहुत महान नीतिविद था, उन्होंने 3 पूर्व मान्यताओं का उल्लेख किया है, जिसको कि वो पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी कहता है। इसमें से एक है आत्मा की अमरता, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल। दूसरा है फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता, इच्छा की स्वतंत्रता। और तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर का अस्तित्व। ये हमारी 3 आधार पीठिकाएं हैं, पूर्व मान्यताएं हैं, जिनको हम प्रीसपोजिशंस या पोस्टुलेट्स या प्री रिक्विजिट्स कह सकते हैं। ये प्रायर रिक्वायरमेंट्स हैं नैतिकता के लिए। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता के बारे में 3 प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं।
एक को डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद या निर्धारणवाद कहा जाता है, दूसरे को अनियतिवाद या स्वतंत्र इच्छावाद कहा जाता है, इनडिटर्मिनिज्म, और तीसरे को आत्मनियंत्रणवाद या आत्मनिर्धारणवाद कहा जाता है, जिसे सेल्फ डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद यह मानता है कि अनेक ऐसी बाह्य परिस्थितियां हैं, अनेक बाह्य कारक हैं जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और कभी कभी उन्हीं परिस्थितियों के कारण ही हम एक विशिष्ट प्रकार का कर्म करते हैं। हमें संपूर्ण संकल्प की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। दूसरा मत है जो स्वतंत्र इच्छावाद है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, या अनियंत्रणवाद, इनडिटर्मिनिज्म है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि हम एक बौद्धिक प्राणी हैं और हम इच्छानुसार कर्म करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो हमें कर्म करने के लिए बाध्य कर सके, और इसलिए स्वतंत्र इच्छावाद को नीति शास्त्र का केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है। तीसरा मत भी है जो बीच का रास्ता अपनाता है, जो दोनों मतों का समन्वय करता है, और यहाँ कहा गया है कि हमारी अंतरात्मा, हमारी जो सोल है, वही हमें कर्मों का निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है, और वो हमें आदेश देती है हमें किस प्रकार के कर्मों को करना है और किस प्रकार के कर्मों को नहीं करना है। यदि हम अंतरात्मा के आदेश के अनुरूप कर्म करते हैं तो हमारे कर्म उचित होंगे, और यदि हम अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं मानते हैं, उसके आदेश को नहीं मानते हैं और मनमाने तरीके से कर्म करते हैं, तो वो अनैतिक कर्म हो जाएगा, अनुचित कर्म कहलाएगा। इस प्रकार संकल्प की स्वतंत्रता के बारे में 3 प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं, और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हम संकल्प की स्वतंत्रता या स्वतंत्र इच्छावाद को एक केंद्रीय नैतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जब भी हम कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं, उद्यत होते हैं, तो हमारे सामने अनेक विकल्प आते हैं, हमारे मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं, और उन इच्छाओं में संघर्ष होता है, जिसको स्ट्रगल एमंग डिजायर्स कहा जाता है। कभी कभी एक ही समय में एक से अधिक इच्छाएं आ जाती हैं, और उनमें से जो बलवती इच्छा होती है उसका हम चयन कर लेते हैं, जिसको कि विश या अभिलाषा कहा जाता है। और तीसरी अवस्था में जब हम उसे कर्म के रूप में संपादित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उद्यत हो जाते हैं, तो हमारा संकल्प कहलाती है, या उसको विल कहा जाता है। और उसी संकल्प को ही हम कर्म के रूप में संपादित करते हैं, और उसी के आधार पर नैतिक निर्णय दिया जाता है कि हमारा कर्म उचित है या अनुचित है। इस प्रकार नैतिक निर्णय देते समय हम कई बातों पर विचार करते हैं। नैतिक परिस्थितियों के बारे में विचार करते हैं, उस समय उपलब्ध विकल्पों के बारे में विचार करते हैं, चयन की स्वतंत्रता के बारे में विचार करते हैं, हम किए गए कर्म के उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं, उसका हेतु क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसका मंतव्य क्या है, किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म किया जा रहा है, किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है। आगे चल करके विभिन्न जो नीति शास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत स्थापित हुए, उनको 2 भागों में बांटा गया। एक को हेतुवादी नैतिक सिद्धांत कहा गया, जिसको डिओंटोलॉजिकल एथिक्स कहा जाता है, और दूसरे को प्रयोजन परक नीति शास्त्र कहा जाता है, और जिसको टेलियोलॉजिकल